खबर यह है कि अनिरुद्धाचार्य की महिलाओं पर टिप्पणी से संतों में काफी आक्रोश देखा गया है। श्री कृष्ण जन्मभूमि संघर्ष समिति ने कल बुलाई संतों की महापंचायत में अनिरुद्धाचार्य पर कार्रवाई को लेकर भी चर्चा की जाएगी। वृंदावन के गोरे दाऊ मंदिर में ये महापंचायत होगी और इस महापंचायत में ये फैसला लिया जाएगा कि अनिरुद्धाचार्य कथावाचक अनिरुद्धाचार्य के ऊपर कार्रवाई की जाए। आपको यह भी बता दें कि तमाम संतों ने अनिरुद्धाचार्य को देश निकाले की बात की है, क्योंकि महिलाओं को लेकर लगातार अभद्र टिप्पणी की गई है। सबसे बड़ी चीज़ है कि संतों ने ये कहा है कि ये संतों का आचरण नहीं है, ये कथावाचकों का आचरण नहीं है, क्योंकि कथावाचक और संत समाज को रास्ता दिखाते हैं, वो रास्ते से भटकाते नहीं हैं और उनके शब्दों में इस तरह का गिरावट कभी नहीं होती है। ने बेसमी पूर्वक ये कहा है कि कहीं जाएंगी उसकी जवानी फिसल जाएगी, 4 जगह मुंह मार के आएगी। तो इस तरह की जो असली टिप्पणी की है महिलाओं पर, इसको ब्रजभूमि के ब्रजवासी माफ नहीं कर सकते। अनिरुद्धाचार्य के विषय में ब्रजभूमि में 7 तारीख को वृंदावन में महापंचायत होने जा रही है, जिसमें ब्रजभूमि के महान संत, सभी ब्रजवासी और सभी धर्माचार्य, भागवताचार्य भाग लेंगे। वह महापंचायत निर्णय करेगी कि अनिरुद्धाचार्य के बारे में उनको व्यास गद्दी में बैठने योग्य मानते हैं या नहीं। इसी खबर पर बात करने के लिए वीर नारायण शर्मा इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। वीर नारायण जी, तमाम सारी बातों के बीच ये चर्चा चल रही है कि क्या अनिरुद्धाचार्य को देश निकाला हो सकता है। अब वृंदावन में भी महापंचायत होने जा रही है। क्या लग रहा है आपको, क्या फैसला हो सकता है अनिरुद्धाचार्य को लेकर? आपको बता दें कि कान्हा की नगरी में जिस तरीके से बातें की जा रही हैं कथावाचक अनिरुद्धाचार्य को लेकर, महिलाओं को लेकर अभद्र टिप्पणी की जा रही है, क्या ये कथावाचक अपनी सफलता को या अपने आप को मिलने वाले सम्मान को पचा नहीं पा रहे हैं? श्रीमद् भागवत गीता का जिक्र करते हैं, श्रीमद् भागवत गीता के शब्दों की बात करते हैं, श्रीमद् भागवत गीता के ज्ञान की बात करते हैं, लेकिन इनकी बातों में ज्ञान नहीं बल्कि महिलाओं के अपमान के शब्द निकलते हैं, अब महिलाओं के अपमान के वाक्य निकलते हैं। वीर नारायण शर्मा हमारे साथ जुड़ गए हैं, जो बताएंगे कि महापंचायत चल रही है और महापंचायत जो कल होगी, उस महापंचायत में अनिरुद्धाचार्य को लेकर बड़ा फैसला किया जा सकता है। वीर, क्या फैसला हो सकता है? देखिए, बिल्कुल जिस तरीके से अनिरुद्धाचार्य द्वारा लगातार जिस तरह कथा के मंच से महिलाओं को लेकर अभद्र टिप्पणी की गई थी और इसी को लेकर पूरे ब्रजमंडल में आक्रोश क्या देखने को मिला था। लगातार महिलाओं के द्वारा और आक्रोश व्यक्त किया गया और भगवान श्री कृष्ण संघर्ष समिति के जो अध्यक्ष है दिनेश शर्मा, उन्होंने बड़ी पहल की है। उन्होंने महापंचायत बुलाई और कल ये महापंचायत वृंदावन के गोरे दाऊ जी मंदिर के समीप आयोजित होने जा रही है। इस महापंचायत में ब्रज के बड़े बड़े संत महामंडलेश्वर बुलाए गए हैं और इस महामंडलेश्वर के द्वारा ये निर्णय लिया जाएगा कि अनिरुद्धाचार्य के खिलाफ अब क्या एक्शन होगा, क्योंकि जिस तरीके से आज देखा कि महिला अधिवक्ताओं के द्वारा याचिका बाकायदा अनिरुद्धाचार्य के खिलाफ न्यायालय में दाखिल की गई और अब लगातार जो मुश्किलें हैं वो अनिरुद्धाचार्य की बढ़ती नजर आ रही है। आपको बता दें कि अनिरुद्धाचार्य ने कथा के मंच से कहा था कि 14 साल की उम्र में लड़कियों की शादी कर देनी चाहिए थी, बल्कि जब 25 साल की उम्र में लड़कियों की शादी की जाती है तो वो 4 जगह मुंह मारकर अपने पति के पास जाती है। तो इसी को लेकर लगातार जो विरोध है वो अनिरुद्धाचार्य को झेलना पड़ रहा है। लगातार महिलाएं को आक्रोशित है, अनिरुद्धाचार्य के खिलाफ कार्रवाई की मांग जो है वो लगातार की जा रही है। आपको बता दें कि जो महापंचायत का आयोजन है वो भगवान श्री कृष्ण जन्मभूमि संघर्ष समिति के अध्यक्ष दिनेश शर्मा द्वारा आयोजित की जा रही है और ये महापंचायत कल वृंदावन के गोरे दाऊ। शुक्रिया करेंगे वीर आपका। लेकिन इन सब के बीच कथावाचक अनिरुद्धाचार्य के खिलाफ महिला और संत समाज में भारी गुस्सा है। महिलाओं और लड़कियों को लेकर अनिरुद्धाचार्य जिस तरीके से अपमानजनक बयान दे रहे हैं, जिस तरह से महिलाओं के चरित्र पर लांछन लगा रहे हैं, उसकी वजह से मथुरा से अनिरुद्धाचार्य को बाहर करने की आवाज उठ रही है।
अनिरुद्धाचार्य के बयान का तभी से विरोध हो रहा है जब उन्होंने कुछ दिन पहले महिलाओं को लेकर आपत्तिजनक बातें कही, लेकिन उसके बाद भी वो रुके नहीं और लगातार महिलाओं को टारगेट कर रहे हैं। कथा करने की जगह महिलाओं के कैरेक्टर की व्याख्या की जा रही है। अब अनिरुद्धाचार्य के खिलाफ मथुरा की अदालत में याचिका भी दाखिल कर दी गई है। इसके साथ ही महिलाओं मथुरा के थाने में मामला दर्ज कराने जा रही हैं और कल महापंचायत हो रही है जिसमें अनिरुद्धाचार्य के खिलाफ कोई बड़ा फैसला हो सकता है। रिपोर्ट देखिए। अनिरुद्धाचार्य की अधर्म कथा, महिलाओं ने त्यागी श्रद्धा। महिलाओं का सीरियल अपमान, अनिरुद्धाचार्य का ये कैसा ज्ञान। कान्हा की नगरी में कैसा कथन, कन्याओं का चरित्र हरण। स्त्री हो स्त्री के सम्मुख, कैसी नग्नता चढ़ी साध्वी के मुख। अनिरुद्धाचार्य को देश निकाला। कथावाचकों का महिलाओं के अपमान का सिलसिला जारी है। महिलाओं के चरित्र पर सवाल उठाने वाले संतों की टोली भी लंबी होती जा रही है। शुरुआत अनिरुद्धाचार्य ने की और महिलाओं लड़कियों को लेकर आपत्तिजनक बयान दिए। उसके बाद प्रेमानंद महाराज ने भी आधी आबादी की इज्जत उछालने में कोई कसर नहीं छोड़ी। साध्वी ऋतंभरा ने भी महिलाओं के लिए ऐसे ही शब्दों का इस्तेमाल किया। महिला होकर महिलाओं के खिलाफ साध्वी के बयान को लेकर जब इंडिया न्यूज ने सवाल उठाए तो साध्वी ऋतंभरा ने इंडिया न्यूज पर महिलाओं लड़कियों पर कहे अपने शब्दों के लिए माफी मांगी, खेद जताया। जो नंगा शब्द जिसके लिए मुझे बार बार क्षमा मांगनी पड़ रही है वो थोड़ा भद्दा लगता है। और वेद ने कहा है कि भद्र देखो, भद्र सुनो, भद्र बोलो, जिसमें मैं चूक गई पिछले समय में। अब साध्वी प्राची ने लड़कियों पर 4-4 बॉयफ्रेंड रखने की बात कहते हुए लड़कियों के चरित्र पर सवाल उठाए। फांसी पे लटका देना चाहिए। ये सच, आज सच बात ये है कि ये ऐसे लोगों को देशद्रोही करार देना चाहिए, राष्ट्रद्रोही, ये धर्मद्रोही। हिंदुस्तान के अंदर हिंदुओं का खा करके, हिंदुस्तान की धरती पे रह करके हिंदुओं का धर्म परिवर्तन जबरदस्ती करा रहे हैं। कितनी बेटियां छांगुर के चंगुल से निकली है। ये तो उत्तर प्रदेश के अंदर भाजपा की सरकार इस समय है, अन्यथा कितने झांगुर निकल रहे हैं और कितने निकलेंगे। अभी इन पर एट द स्पॉट कार्रवाई होनी चाहिए और इनके ऊपर ऐसी कार्रवाई होनी चाहिए कि देश के अंदर दोबारा कोई छांगुर ना दिखाई दे। इनको सीधा फांसी पर, और हिंदुस्तान के चौराहे पर, किसी बंद कमरे में नहीं, चौराहे पर इनको फांसी दे। पिता की भी नाक कटा रही है और उनका भी जीवन नरक का जीवन हो रहा है। इसीलिए वो इस तरह के विचारों को छोड़ करके अपने भारतीय संस्कृति और संस्कारों को अपने अंदर समेट करके अपने घर को बसाए तो अच्छा है। साध्वी प्राची ने मेरठ और इंदौर में अपने पति की हत्या में शामिल जिन 2 आरोपी महिलाओं का उदाहरण दिया, उससे बाकी लड़कियों पर सवाल तो नहीं खड़े किए जा सकते। आज की लड़कियां पढ़ी लिखी हैं, अपने करियर पर फोकस करती हैं, शादी की प्राथमिकता को करियर के बाद रखती हैं। करियर बनाने में अमूमन 24-25 साल तो लग ही जाते हैं। ऐसे में अनिरुद्धाचार्य का लड़कियों के चरित्र पर सवाल उठाना क्या जायज है? अनिरुद्धाचार्य के खिलाफ महिलाओं में आक्रोश बढ़ता जा रहा है। हमने आज 173-4 BNS में दाखिल किया है और हमने मांग करी है कि FIR होनी चाहिए। इसमें 353(2), 353(3) और 79-229 और BNS की धारा लगाई करी है। हमने मांग करी है उस पर और आज हमने न्यायालय की शरण ली है। जो हमने कहा था कि हम न्यायालय की शरण लेंगे और हम सभी ने आज याचिका दायर करी। हम लोगों को प्रशासन से उम्मीद थी, लेकिन हम लोगों को प्रशासन से अभी तक कोई मदद नहीं मिल पाई। तब हमने आज 173-4 BNS में
इनके खिलाफ एक याचिका दायर की है न्यायालय में, और हमको विश्वास है कि न्यायालय से हम लोगों को जरूर राहत मिलेगी। महिलाओं के चरित्र का गंदा चित्रण कर रहे अनिरुद्धाचार्य के खिलाफ मथुरा में महिलाओं के साथ ही संत समाज भी आहत है। मथुरा का संत समाज अनिरुद्धाचार्य को मथुरा से बाहर निकालने की बात कर रहा है। मथुरा में अनिरुद्धाचार्य के खिलाफ उठ रही आवाज, महिलाओं ने कोर्ट में दाखिल की याचिका, मानहानि के तहत दाखिल की गई याचिका, मथुरा सदर कोतवाली में मुकदमा दर्ज कराने की भी तैयारी। ये जो याचिका हमने दायर की है, जो गौरी गोपाल आश्रम के संस्थापक हैं अनिरुद्धाचार्य जी, उनके विरोध में, क्योंकि इन्होंने जो वक्तव्य अपने एक उसमें कहे हैं कि भाई 25 साल की लड़कियां 2-4 जगह मुंह मार चुकी होती हैं। इस पर हमने एसएसपी साहब को भी पहले 2 बार प्रार्थना पत्र दे चुके हैं। राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष बबीता चौहान जी से भी मिल चुके थे, लेकिन अभी तक कोई कानूनी कार्रवाई नहीं हो पाई थी। इसलिए आज हमने न्यायालय का सहारा लिया है, जिसमें हमने 173(4) के बीएनएस के तहत एक याचिका दाखिल की है, जिसमें उनके खिलाफ जो है 353(2), 353(3), 79 और 299 बीएनएस की धाराओं का प्रयोग किया है, जिसमें हम उनकी गिरफ्तारी की मांग करते हैं और एफआईआर दर्ज करने के लिए हमने प्रार्थना की है। सारे नॉन अवेलेबल ऑफेंस हैं, जितनी भी धाराएं हैं ये सारी। और दूसरा ये कि वो पब्लिक का माइंड डाइवर्ट कर रहे हैं, मतलब हमारी देश की माताओं बहनों का जो माइंड डाइवर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं अनिरुद्धाचार्य कि प्रेमानंद के वीडियो वायरल करवा रहे हैं। प्रेमानंद महाराज ने ऐसा कुछ भी नहीं कहा है। उन्होंने अपने जो शब्द हैं उनमें नियंत्रण करते हुए अपनी भाषा का प्रयोग किया है। उन्होंने ये बोला है कि 3-4 लड़कियां, ऐसा कुछ उन्होंने बोला है। इन्होंने सबको लपेटा है, सब में तो फिर हम लोगों को खड़ा होना पड़ा। कुछ महिलाएं जो कामकाजी हैं, घरेलू हैं, वो नहीं आगे बढ़ पाती हैं, तो हम उन सबके सहयोग में यहाँ खड़े हुए हैं। तो क्या मांग उनके खिलाफ एफआईआर जी, एक ही मांग है, गिरफ्तारी। भागवत कथा करते करते अनिरुद्धाचार्य अचानक महिलाओं के चरित्र को केंद्रित कर सवाल क्यों उठा रहे हैं? क्या सिर्फ इसलिए कि ऐसी अधर्मी बातों से उन्हें पॉपुलैरिटी मिलेगी? क्या सिर्फ इसलिए कि उनके दरबार में तालियां बजेंगी, सोशल मीडिया पर उनके बयान वायरल होंगे? इस तुच्छ इच्छा के लिए अनिरुद्धाचार्य महिलाओं पर लांछन लगाने वाले बयान देंगे? क्या उन्हें इस बात की तनिक भी ग्लानि नहीं होती कि उनके श्रद्धालुओं में सबसे अधिक संख्या महिलाओं की ही है? महिलाओं के सामने महिलाओं के चरित्र पर सवाल उठाते उन्हें जरा भी लज्जा नहीं आती? ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। लखनऊ में भी कथावाचकों के खिलाफ लोगों में गुस्सा है। मेरी सहयोगी वर्षा शाही की रिपोर्ट देखिए। जहां पहले कथावाचकों की कथा में महिलाएं बैठ के कथा सुना करती थी और उनके बातों को अमल करके अपने घरों में वही चीजें किया करती थी, लेकिन आज वो महिलाएं इन्हीं कथावाचकों का विरोध कर रही। आखिर क्यों? जिस तरीके से प्रेमानंद महाराज और अनिरुद्धाचार्य के बयान जो आए हैं महिलाओं को लेकर, उसको लेकर महिलाओं के अंदर कहीं ना कहीं क्रोध पैदा हुआ है कि आखिर क्यों जो सनातन को आगे बढ़ने की बात बताते हैं, जो सनातन की बातों को कहते हैं, जो अपने परिवार को सुधारने की बातें कहते हैं, वो महिलाओं के विरोध में ये बातें क्यों कह रहे हैं? इन महिलाओं से ही जानते हैं। और क्योंकि अंजू जी हमारे साथ। अंजू जी, अनिरुद्धाचार्य का बयान आया महिलाओं के कैरेक्टर को लेकर, फिर प्रेमानंद महाराज जी ने भी कह दिया कि आजकल 2 से 4 महिलाएं ही पवित्र होती हैं जो अपने पतियों की तरफ जाती हैं। ऐसा क्या है कि ये लोग ये सारी चीजें बोल रहे हैं? अब समझ में नहीं आ रहा है। जिन महात्माओं की हम लोग इतनी मतलब सब लोग भक्त थी महिलाएं, और उनके बयान आना कहीं ना कहीं ये पब्लिसिटी स्टंट लग रहा है कि ये लोग या तो महात्मा ज़्यादा हो गए हैं कि इनको पब्लिसिटी करने के लिए कुछ और नहीं मिला, उन महिलाओं के ऊपर ही इन्होंने कटाक्ष कर दिया। कभी कभी कहा जाता है ना, जैसे नेगेटिव कुछ हम बोलेंगे तो हम फेमस हो जाएंगे। बाकी तो इनके विचार इतने खराब नहीं थे। जिस तरह उन्होंने महिलाओं को लेकर के बहुत ही अशोभनीय निंदनीय टिप्पणी है, और इनको महिलाओं से माफ़ी मांगनी चाहिए कि महिलाओं के प्रति इनकी धारणा बहुत ही गलत है। मैं इसका विरोध करती हूँ। इसके साथ साथ अगर हम बात करें लिविंग रिलेशनशिप की, तो आजकल बड़ा ट्रेंड है। दिल्ली चले जाइए आप कहीं पर भी रहिए, लोग कहते हैं कि लिविंग में हम रहेंगे, उसके बाद हम शादी करें। इसको लेकर भी अब कटाक्ष किए जा रहा है कि लिविंग रिलेशनशिप में रहना सही नहीं है। हमारे सनातन संस्कृति में लिविंग रिलेशनशिप में रहने की बात कही नहीं गई। आप क्या कहेंगे? देखिए, हमारे जो धर्म गुरु हैं, पहले तो इनको ये बात बहुत सोच समझ के बोलनी चाहिए कि बहुत लंबी फॉलोइंग है इनकी, जो इनको बहुत ही सीरियसली लेते हैं। तो इस तरह की कोई भी चीज़ बोलने से पहले बहुत ही ज़रूरी है उसको नाप तोल करके बोलना। रही लिव इन की बात, तो देखिए गवर्नमेंट ने तो कई जगह इसको लीगलाइज करा है,
राइट। लेकिन रिलीजन के हिसाब से जो आपने कहा कि डेफिनेटली हमारे रिलीजन में इसकी कोई जगह नहीं है, लेकिन समय बदल भी रहा है। आजकल हमारे बच्चों को हम क्या देख रहे हैं सोसाइटी में, वो शादी नहीं करना चाहते, 30 साल की उम्र हो गई, 35 साल की उम्र हो गई, शादी नहीं करना चाहते कि हम पहले देखेंगे। पहले का ज़माना और था कि जैसा था हमने निभा लिया, जो था वो निभा लिया। अब कोई निभाना नहीं चाहता है, वो चाहते हैं कि फेयर डील मिलनी चाहिए। तो फेयर डील के लिए अगर वो साथ में अगर रह करके देखना चाह रहे हैं, आजमाना चाह रहे हैं, तो उसमें कोई बुराई मुझे तो नहीं लगती है। कोई बुराई नहीं है। इसके साथ साथ क्या जो आजकल की माहौल है, इससे भी क्या कुछ इफेक्ट पड़ रहा है? क्योंकि अब पवित्रता की बात करी जा रही है, महिलाओं की पवित्रता अब उस तरीके से नहीं रही, तो क्या ये सही है कि वो पवित्रता जो पहले थी और अब महिलाओं को हर बार अग्नि परीक्षा देनी पड़ती है, इस बार भी अग्नि परीक्षा की बात हो गई है? देखिए, पहली बात तो ये है कि मनुस्मृति में कहा गया है कि सत्यम ब्रूयात प्रियम ब्रूयात, सत्य बोलिए पर प्रिय बोलिए। मुझे लगता है कि कुछ लेडीज़ को ये बात पसंद नहीं आई कि उनके बारे में जो कहा गया वो पर्सनल ले लिया। ठीक है, जो आपने पूछा क्वेश्चन, उसका ये आंसर है कि मैम इस वक्त ग्लोबलाइजेशन का माहौल है। हम सभी लोगों में से, परिवारों में से कोई ना कोई देश विदेश जाता है, तो नेचुरल है कि कल्चर का आदान प्रदान होगा ही होगा। और वेस्टर्न कल्चर हमें अट्रैक्ट करेगा, वहाँ के कुछ लोग हमारे कल्चर को अडॉप्ट करना चाहेंगे, तो ये चीज़ें साथ ही साथ दस दशक बदलती रहती हैं। इसमें इतना ज़्यादा हाइप देने की ज़रूरत नहीं है। पवित्रता दिल की होनी चाहिए, और अगर औरतें पवित्र नहीं हैं तो मर्द भी कहाँ पवित्र हैं? जो औरतें अपवित्र होकर कहीं जाती होंगी, सो कॉल्ड, जो जैसा इन्होंने कहा है, तो मर्द भी तो उसी तहत ही अपवित्र होंगे। तो सिर्फ एक महिलाओं को टारगेट करना, 50% ऑफ द पॉपुलेशन को टारगेट करना इज़ नॉट फेयर। लगातार आप लोग भी अपने घरों में सुना करती होंगी प्रेमानंद महाराज को, अनिरुद्धाचार्य को, बड़ी सारी बातें निकल कर आती है, लेकिन महिलाओं को लेकर जिस तरीके से टारगेट किया जा रहा है और लगातार पवित्रता पर सवाल उठाया जा रहा है, इससे मन में क्या भाव आ रहा है इन लोगों के लिए? मैम, पवित्रता का क्या मापदंड है? कौन तय करेगा कि क्या पवित्र है, क्या अपवित्र? पहले तो ये बताइए हमको। जो मैंने कहा कि धर्म गुरु हैं, किस बेसिस पर आप तय कर रहे हैं कि एक व्यक्ति अपवित्र है और एक व्यक्ति पवित्र है? ये एक निजी इंडिविजुअल चॉइस भी होती है, पहली बात। दूसरी चीज़, धर्म के हिसाब से सिर्फ औरतों को लेबल कर देना कि भाई आप तो अपवित्र हैं या 100 में से 4, ये तो बहुत ही ऑब्जेक्शनेबल बात है। और जो धर्म गुरु, जिसमें से एक प्रेमानंद, स्वामी प्रेमानंद जी हैं, वो तो, उनको तो शायद कोई मैरिड भी नहीं है, तो उनको ये बात उनके कैसे आ गई कि 100 में से 4 ही लेडीज़ पवित्र हैं, बाकी अपवित्र नहीं हैं? ये तो ऑब्जेक्शनेबल है। ये चीज़ मुझे भी अच्छी नहीं लगी। मैं पर्सनली उनको फॉलो भी करती हूँ, मैं उनकी रील्स देखती हूँ, मैं उनके वीडियोज़ देखती हूँ, मैंने उनकी बताई हुई बहुत चीज़ों पर अमल करने की कोशिश भी करी है। लेकिन क्या कैटेगरी है अपवित्र की? कैसे आपने कह दिया कि 100 में से सिर्फ 4 होती हैं? जबकि इंडिया में कल्चर हमारा है कि हम लोग अपने हस्बैंड के लिए इतने डेडिकेटेड होते हैं कि आप देखिए कि मतलब पति कुछ कह दे तो वही लकीर है, वही हम करेंगे। जाने से पहले मैंने देखा है, मैंने अपनी माता जी को भी देखा है, हर चीज़ पूछ के करना। वो क्या, पापा ने अगर कह दिया कि नहीं ये नहीं होना है तो नहीं होना है। मतलब हस्बैंड इज़ द हेड ऑफ द फैमिली, वो परिवार का मुखिया है। तो कैसे आप अपवित्र कह रही हैं? आप किस बेसिस पर पवित्र कहा गया? बिल्कुल सही बात है, किस बेसिस पे आप पवित्र कहा जा रहा है? क्योंकि आपके बारे में हमने अभी बातचीत की, आपके पास बहुएं भी हैं, क्या आपने भी यही कैटेगरी देखकर भी अपने परिवार में इन बहुओं को लाया था, या सोचा था कि वो भी आगे बढ़ेंगी? नहीं, हमने सोचा था कि वो भी आगे बढ़ेंगे। सुनती रहती हैं प्रेमानंद महाराज इन लोगों को? नहीं, उन लोगों को हम नहीं सुनते हैं। नहीं सुनती? नहीं, इनकी बातें अमल नहीं करती हैं? नहीं हम लोग समाचार ही नहीं देखते। तो देखिए, क्योंकि जब आपके जीवन में इनका एक बहुत महत्वपूर्ण रोल होता है, जिनको आप अपने जीवन में अमल करते रहते हैं, और ऐसी लोगों की तरफ से जब इस तरीके के बयान आते हैं, तो जाहिर सी बात है महिलाओं का क्रोधित होना बनता है। और ये लगातार कहा जा रहा है कि इन कथावाचकों से कि आप माफ़ी मांगिए, क्योंकि आपने महिलाओं की पवित्रता पर सवाल उठाया है, और ये पवित्रता का कोई मापदंड आप नहीं तय कर सकते। कैमरामैन दीपक के साथ मैं वर्षा शाही, इंडिया न्यूज़, लखनऊ। असल में महिलाओं को लेकर जिस तरीके से कथावाचक जो मन में आ रहा है वो कह रहे हैं, उससे देश की महिलाओं की श्रद्धा इन कथावाचकों से हटने लगी है। महिलाएं ऐसे कथावाचकों के खिलाफ खुलकर बातचीत कर रही हैं। छत्तीसगढ़ से हमारे सहयोगी दीपक की एक रिपोर्ट देखिए। धर्मगुरुओं के बयानों ने इस समय देश में सनसनी फैला रखी है, चाहे फिर वो प्रेमानंद जी महाराज हों, चाहे अनिरुद्धाचार्य हों, और चाहे साध्वी ऋतंबरा हों। मामला ये हो चुका है कि ये लोग अब क्या पहने बच्चे, क्या नहीं पहने, कितने लड़कों के साथ रहें, कितनों के साथ ना रहें, क्या खाएं और क्या ना खाएं, किसे बॉयफ्रेंड बनाएं, किसे ना बनाएं, इन सब के ऊपर भी तर्क और कुतर्क करने लगे हैं।
जनता समझदार है, बच्चे समझदार हैं, उन्हीं से समझ लेते हैं कि आखिर ये कह क्यों रहे हैं, अपनी टांग बीच में अड़ा क्यों रहे हैं, क्या ये जो कह रहे हैं वो सही है। इन सब तमाम मुद्दों पर उन बच्चों से बात करेंगे जिसको देश के प्रधानमंत्री युवा पीढ़ी कहते हैं, आने वाली वो पौध कहते हैं जो देश चलाएगी। कुछ बच्चे हैं कॉलेज के, उन्हीं से समझ लेता हूँ। कुछ बयान बहुत तेज़ी से वायरल हो रहे हैं, कपड़े क्या पहनोगे, बॉयफ्रेंड क्या बनाओगे, क्या नहीं बनाओगे, संस्कृति और तमाम सारी चीज़ें। सबसे पहला सवाल तो यही है कि ये लोग ऐसा कह रहे हैं तो क्या सही कह रहे हैं कि गलत? देखिए, सबसे पहले तो संस्कृति के नाम पे किसी के कपड़ों को क्रिटिसाइज करना मैं तो नहीं मानती। अगर आप देखोगे तो हमारे जो पुराने देवी देवताओं के जो हमको जो मूर्तियां दिखती हैं या पुरानी जगहों पे हम देखते हैं तो उनके कपड़े हम जानते हैं कैसे होते हैं। साड़ियां होती हैं। पहले के समय में औरतें, अभी ब्लाउज का प्रचलन है, अभी वो बोल देते हैं कि ब्लाउज इतना छोटा है, इसकी लेंथ ऐसी, इसका कट ऐसा है। जो क्रॉप टॉप है वो ब्लाउज सेम दिखते हैं, ठीक है। और पहले के समय में देवियां साड़ी से लपेटकर अपने आप को सिर्फ साड़ी से कवर किया करती थी। और अभी के टाइम पे जैसे लड़कियों को कपड़ों से क्रिटिसाइज किया जा रहा है कि अगर इसने कंप्लीट कपड़े पहने हैं तो ये बहुत अच्छे घर की है, अगर इसने गलत कपड़े पहने हैं तो ये खराब घर की है, इसके आसपास का एनवायरनमेंट ऐसा है। तो सबसे पहले तो हमको ये सब बोलने वाला कोई नहीं होता है, क्योंकि हमारे माता पिता को पता है हम कैसे कपड़े पहनते हैं। हमारे माता पिता जानते हैं कि बच्चे कैसे हैं। हम घर में अपने माँ बाप के साथ 24 घंटे रहते हैं। जब वो कुछ नहीं बोलते हैं हमको कि आप ऐसे क्यों कर रहे हैं, आप ऐसे कपड़े क्यों पहन रहे हैं, तो ये तो कोई बात नहीं है कि कोई भी आके बोले। और रही बात बॉयफ्रेंड की, तो मैं लड़की हूँ, मैं बेसिक्स अपना एक्सपीरियंस बताती हूँ। मेरे मेल फ्रेंड्स भी ना हो, अगर मैं मेरे भैया के साथ भी घूम रही हूँ ना। एक सवाल है, उनका ये कहना है कि जिसके जितने ज़्यादा लड़के दोस्त होंगे उसका कैरेक्टर उतना ही डगमगा जाएगा, ये क्या है? देखिए, सबसे पहले तो ये हमारे धर्म गुरु ऐसा बोल रहे हैं, धर्म गुरु ऐसा बोल रहे हैं, वो सबसे बड़ी चीज़ है। तो ज्ञान बांटते हैं बैठ के। जी, कि पहले तो सबसे पहली बात कि किसी भी लड़की का कैरेक्टर डिसाइड नहीं कर सकते आप उसके कपड़ों से, उसके मेल फ्रेंड्स की क्वांटिटी से। कंटिन्यू तो महावीर, इनका ड्रेसिंग भी दिखाइएगा ना, तिलक भी लगाया है जबकि। आप कंटिन्यू कीजिए। ठीक है, तो आप ये जज नहीं कर सकते कि अगर मेरे आजू बाजू मेरे 4 भाई घूम रहे हैं वो लड़के, तो आप बोल दोगे कि मेरे 4 बॉयफ्रेंड है, 4 लड़कों के साथ घूम रही है, चरित्रहीन है। ये कौन सी बात है, कहाँ की बात है? आपको पता है वो मेरे भाई हैं। कल को आप आके बोल दोगे कि ये तुम्हारे बॉयफ्रेंड्स है, तो मेरे पे क्या बीतेगी, मेरे भाइयों पे क्या बीतेगी? अगर मेरे बगल में एक लड़का खड़ा है, मैं उसे भाई बोल रही हूँ, मैं उसे दोस्त बोल रही हूँ, और फिर उसके बाद 4 लड़के और आके खड़े हुए कि अरे तू कैसी है, क्या हाल है, बढ़िया है। हम कॉलेज में हैं, हम यूनिवर्सिटी में हैं, हमारे 4 से 40 भी दोस्त हो सकते हैं, हम सबके साथ घूमें, हम सबसे बात करें, तो उसमें कोई ये नहीं बोल सकता है कि अगर इसके 40 दोस्त है तो ये कैरेक्टरलेस है। और पहली बात, संस्कृति के नाम पे आप ये नहीं बोल सकते कि हमारी संस्कृति की लड़कियां तो साड़ी पहन के घूमेंगी। देश आगे बढ़ रहा है, देश आगे बढ़ रहा है, ठीक है, देश आगे बढ़ रहा है, लोग आगे बढ़ रहे हैं, ड्रेसिंग सेंस नहीं चेंज करेंगे। अगर आप कहीं भी जाते हैं, एक बार मैं एक मीटिंग में गई थी। चलो आप कंटिन्यू करो, सवाल लूंगा। हाँ, मैं एक मीटिंग में गई थी, अब वहाँ पे एक लेडी साड़ी पहन के आई थी, तो सभी उसको देखकर कह रहे थे कि ये इसने कैसे कपड़े पहन के आई है, इस मीटिंग में तो किसी ने ऐसा पहना नहीं है। मीटिंग में तो जगह के हिसाब से ड्रेसिंग करनी पड़ती है, समय के हिसाब से बदलना पड़ता है। आप किसी को ये नहीं बोल सकते कि तुम 100 साल पुरानी सदी में जियो, आज की सदी में। एक और सवाल लूंगा, जिनको हमारे पेरेंट्स, हमारे दादा परदादा, हमारे माँ बाप भी माथा टेकते हैं, पूजते हैं, उनकी सभाओं में जाते हैं, उन लोगों को इस तरह की बातें करना शोभा देता है? सबसे पहले तो उनको ऐसी बातें करनी शोभा नहीं देती है। आप भगवान की पूजा करते हैं, भगवान के पास रहते हैं सदैव। भगवान ने कभी ऐसा नहीं कहा है कि किसी भी लड़की के साथ अगर 4 लड़के तो जाके उसको जज कर दो कि ये बुरे कैरेक्टर की है। फिर भी कह रहे, मेरे को कौन से ग्रंथ में लिखा है कि लड़की के अगर 4 दोस्त है? सबसे खूबसूरत बात है, मॉडर्न पहना है लेकिन तिलक लगाया, और तिलक जब कोई यहाँ लगाए तो उससे आप समझ लीजिएगा कि कितना पूजा पाठ करते होंगे। तो अब इनको कौन क्या समझाएगा, वो खुद इनकी बातों से सुन ले और समझ ले। इस टॉप को क्या कहते हैं? इस टॉप को, ये बॉडी सूट है काइंड ऑफ। तो बॉडी सूट, अब देखिए बॉडी सूट पहनने के बाद भी तिलक लगाया, आप उससे आकलन कर लीजिएगा। एक और हैं, जिस तरह के बयान ये लोग दे रहे हैं, आप कितना सहमत हैं या असहमत हैं? पहली बात तो मैं बिल्कुल भी सहमत नहीं हूँ इनकी बातों से, बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि किसी के कपड़े से, किसी के हुलिये से या कोई लड़कों के साथ घूमता है उससे किसी का कैरेक्टर जस्टिफाई नहीं किया जा सकता, बिल्कुल भी नहीं किया जा सकता। क्योंकि लोग बोलते हैं कि लड़कों के साथ घूमती है तभी तुम्हारे साथ गलत होता है। हाँ, इस तरह की फिर बातें आती हैं। हाँ, जब कपड़े छोटे पहने हो तो तुम्हारे साथ गलत हो रहा है। ऐसा होता तो छोटी छोटी बच्चियों के साथ क्यों गलत हो रहा है? छोटी छोटी बच्चियों के साथ भी होता है। वो लोग ने कौन से छोटे कपड़े पहने थे या वो कौन सा 4 लड़कों के साथ घूम रही थी? एक और चीज़ आती है कि आजकल रील बनाने निकली हैं,
गलत कपड़े पहन रही हैं, शरीर दिखा के पैसा कमाना चाह रही हैं, इस सब तरह की बातें वे लोग कह रहे हैं। क्या उनको शोभा देती है और इस तरह की बातें होनी चाहिए? नहीं, उनको ये सारी बातें बिल्कुल भी शोभा नहीं देती, जबकि वो हमारे धर्म गुरु हैं और वो ऐसा कह रहे हैं। जब वो ये सब बोलेंगे तो जब जो बच्चे उनको सुनते हैं या जो लोग उनको सुनते हैं, उनकी सोच में भी तो वही चीज़ आएगी कि वो लोग जो बोल रहे हैं कि लड़कियां ये नहीं कर सकती, रील नहीं बना सकती। क्यों नहीं बना सकती? कारण क्या है कि रील बनाने से हमारे राइट्स है, हमारे मौलिक अधिकार हैं कि हम कुछ भी कर सकते हैं। एक और आखिरी सवाल लूँगा। कपड़े छोटे पहने तो कैरेक्टर का असेसमेंट हो गया, कपड़े बड़े पहने तो वो भारतीय परंपरा को अपना रही है, क्या ऐसा होता है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। कपड़े छोटे और बड़ों से किसी का कैरेक्टर कैसे पता चलता है? हम देखेंगे कि अभी हम लोग ने जीन्स टॉप पहना हुआ है तो वहाँ पे हमारी बॉडी का एक भी हिस्सा नहीं दिख रहा है, लेकिन जो साड़ियाँ होती है उसमें भी तो कमर दिखते हैं, पीठ दिखती है, तो वो तो भारतीय संस्कृति के कपड़े, फिर उसमें कमर और पीठ क्यों दिख रही है? इन दो युवतियों ने उन तीनों की आंखें जरूर खोल दी होगी। कुछ और लोग हैं जिनसे बात करने की कोशिश करूंगा और समझूंगा कि आखिर चल क्या रहा है। एक बात बताइए मुझे, बहुत सारे तमाम ऐसे वीडियो आते हैं जिसमें ये कह दिया जा रहा है कि लड़कियों को ऐसा कपड़ा पहनो, वैसा मत पहनो, पब में मत जाओ, पार्टी में मत जाओ, लड़के दोस्त मत बनाओ। आप कितनी सहमत हैं? मैं बिल्कुल सहमत हूँ, क्योंकि दोस्त सबके होने चाहिए। हमारे भी दोस्त हैं, इनके भी दोस्त हैं, मतलब ऐसा गलत नहीं है कि लड़कों लोग के साथ घूमना गलत नहीं है।